नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के टॉक शो युवा टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आरुषि तोमर और हमारा आज का मुद्दा है युवा का ड्रग्स की ओर आकर्षित होना। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस रानी साहनी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और साथ-साथ एक योगा ट्रेनर भी हैं। Thank you, Ashi. Thank you so much, everyone. यस मैम। तो मैम, मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि जो आजकल के युवा हैं वो ड्रग्स की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए आजकल क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा पीयर प्रेशर। बच्चे आजकल अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे इंट्रोवर्ट्स हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आ रहा है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं ये अपने इमोशंस को किसी से शेयर नहीं करते और कहीं न कहीं इसी चीज़ से आदी हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ़ उन्हें पीयर प्रेशर ही इस चीज़ों के लिए आकर्षित कर रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बेसिकली जो इमोशनल जिनका लो होता है, जिन केसेस में जो बच्चे अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाते हैं, ऐसे बच्चे कहीं न कहीं एडिक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे दर्शकों में से बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, टीचर्स होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सिम्पटम्स, लक्षण हैं जिसकी वजह से पता चले कि उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं या नहीं? देखिए मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग में भी हूँ। तो मैंने ये जो देखा है, जो एडोलेसेंस की जो एज होती है, इसके जो सिम्पटम्स बच्चों में आते हैं, अगर वो किसी चीज़ के लिए आदी होते जा रहे हैं, एडिक्टिव होते जा रहे हैं ड्रग्स से रिलेटेड, तो उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस आएँगे। तो बेसिकली एडीएचडी के जो चेंजेस आते हैं, बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाएँगे, आपसे उनके इमोशनल्स बहुत चेंज हो जाएँगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे, आपसे जी। सारी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करेंगे और बात-बात पे गुस्सा करेंगे। उनके हाथ-पैरों में भी स्वेटिंग थोड़ी-सी आएगी या फिर आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएँगे। तो ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अगर आप इस तरह के कॉन्टेक्स्ट लाइक कंटिन्यूटी में अगर आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो आप प्लीज़ किसी कंसल्टेंट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि क्यों इस तरह का बिहेवियर हमारे बच्चों में आ रहा है और वो उस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। मिसेस साहनी जी, मुझे आपसे ये भी जानना है कि जो ड्रग्स और मेंटल हेल्थ, इनका क्या रिलेशन है? क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि कुछ भी बीमारी होती है, डिप्रेशन में जाते हैं युवा, वो सीधा ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए मेंटल हेल्थ तो हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसे स्टेबल रखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट में चले जाते हैं, उसमें हम ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ-साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों को टाइम टू टाइम मेडिटेशन भी करना चाहिए, योगा में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशनल कंट्रोल करना, आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, आप किसी तरह का डिसीज़न कैसे ले रहे हैं। 12 से 21 साल के बच्चे, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से भी। तो उस टाइम पे जो मेंटल हेल्थ बच्चों का होता है, वो बहुत ही नाज़ुक, बहुत ही सेंसिटिव बच्चे होते हैं। तो अगर जी। कोई उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो उससे बहुत जल्दी आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और वो फिर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और वो किसी और को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ही आइडल मानना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों को एक्सरसाइज़ेज़, मेंटल हेल्थ और कुछ थेरेपीज़ लेनी चाहिए। थेरेपी जिसमें भी वो हॉबीज़ जो भी रिलेटेड है, तो कुछ जो हॉबीज़ होती है जैसे ड्राइंग है, फ़ोटोग्राफ़ी है, तो ये भी एक थेरेपी एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस तरह की थेरेपीज़ लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा और आप नेचर से जुड़े हुए रहेंगे। जैसे गार्डनिंग भी है, आप अपने पेरेंट्स के रिलेटिव्स के साथ में टाइम स्पेंड करें, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखा जा सकता है और इस केस में उन्हें कहीं भी एडिक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होगी। जी, साहनी जी, आपने तो देखा ही होगा 2022 में 3,700 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि जो हम एडुकेट करें या फिर कड़ी सज़ाएँ लाएँ उन लोगों के लिए जो ट्रैफ़िकिंग कर रहे हैं ड्रग्स की और कंज़म्पशन कर रहे
देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हमें बच्चों को एजुकेशन देने की भी बहुत ज़रूरत है। देखिए, स्कूल, सीबीएसई स्कूल, आईबी स्कूल, सभी स्कूल्स में नशा मुक्ति से के लिए बच्चों को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे, उनके लिए चीज़ें हिडन नहीं रहेगी। उन्हें पता है कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, और हमें पहले से पता है कि इसके क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और हमारी हेल्थ के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, हाँ, हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि जब तक हमारे रूल्स, लॉ बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ये जो लोग ट्रैफिकिंग करते हैं, इल्लीगल काम जो कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं बच्चों को, उन पे रोक लगेगी। और पेरेंट्स को भी अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चे एडोलेसेंस की एज में आते हैं, बच्चों पेरेंट्स को उनके ऊपर बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो किससे मिल रहे हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, उनके कॉन्टेक्ट्स किसके साथ में है। तो इस पीरियड पर पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना ज़रूरी है। जी और टाइम टू टाइम काउंसलिंग स्कूल में भी अगर होती रहेगी तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जी। सहानी जी, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या योगा और एक हेल्दी फूड ही एक बॉडी को अच्छे से रखता है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं बच्चे, और तो उनको कैसे ये चीज़ पहचाननी चाहिए कि हमको भी हेल्दी फूड शुरू करना है, क्योंकि वो जंक फूड में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो जी, इसमें आपकी बिल्कुल। क्या राय है? देखिए, जंक फूड तो हमारा पार्ट हो गया है, तो हम हुँ, पूरी तरह से इसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बच्चों को ये बोलें कि अगर आपको ये नहीं करना है, तो बेसिकली वो नहीं, उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो बच्चों की जो एज ग्रुप होती है, जो उनका मानसिक तौर पे जो उनका संतुलन होता है, वो ना को तो समझता ही नहीं है। तो हमें इस तरह के रूटीन बनाना ज़रूरी है, जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट नेचर की तरफ और नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो। जैसे-जैसे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट दिखाएँगे, तो बच्चे भी उसी तरह की चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ड्रग्स के केसेस कभी-कभी ऐसे भी होते हैं, जब उनके जेनेटिक्स, मतलब उनके पेरेंट्स ने भी कहीं न कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाया है इसमें। जी, हो सकता है उनके घर में भी कोई ऐसा कर रहा हो सकता है उस बच्चे ने किसी को ऐसा करते हुए देखा है, तो हमें ये नहीं है कि बच्चे को ही सब करना है। जब हमारे बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, अगर हमारे भी इन्वॉल्वमेंट ऐसी सही चीज़ों में होंगे, सही मात्रा में खान-पान लेना, अच्छी हेल्दी लाइफ रूटीन में लेना, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, तो बच्चा भी उसी चीज़ को फॉलो करेगा और उस रूटीन में जाएगा। उसके बाद योगा और एक्सरसाइज़ेज़ के अलावा भी अच्छी बुक्स को पढ़ना, अच्छी आदतों को, वैल्यूज़ को फ़ॉलो अप करना, ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जी। रानी जी, मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने अपने हर जवाब में बार-बार रिपीट किया है एडोलेसेंट्स एंड टीनेजर के बारे में। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडल्ट्स पाए जा रहे हैं ड्रग्स लेते हुए, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले में। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, क्या होता है 21 साल से जो हमारे एडल्टहुड आता है, इसके जी, बाद ये जब जॉब करने वाले लोग होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने टाइम मैनेज को इतना मैनेज करके नहीं चल पाते। उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, हो सकता है उनके घर में इस तरह की चीज़ें, इस तरह का बर्ताव हो रहा है, या वो अपने रिलेशनशिप को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपनी जॉब जी, प्रोफाइल को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर इस तरह की दवाइयाँ वो बहुत टाइम से ले रहे हैं, जिसके वो आदी हो चुके हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी दवाइयों में भी थोड़ा बहुत नशा होता है, तो जब उसकी ज़रूरत भी ना हो और हम कंटिन्यूअसली किसी दवाई का भी, किसी दवा का सेवन बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो इस केस में भी हम लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। तो इसके लिए जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और अगर आप किसी दवा की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उन दवाओं को बार-बार, बार-बार ले रहे हैं, इस केस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से कंसल्ट करना चाहिए। तो यही सबसे बड़े रीज़न्स है कि उनका वर्क बैलेंस नहीं हो पा रहा है, घर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रिलेशनशिप में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और अब हमारा वर्क प्रोफाइल बहुत कन्फाइंड हो गया है, फ्रेंडशिप भी इतनी कन्फाइंड हो गई है, लोगों के लिए टाइम नहीं है। तो इन सब की वजह से भी एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न माना गया है, जिसकी वजह से वो आदी होते जा रहे हैं ड्रग्स के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि अगर हमारा काम छूट जाता है या फिर हम रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन के बाद
ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर देखिए कोरोना का कितना बड़ा हाथ होगा इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं आरुषि, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो। कुछ परसेंटेज में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने इमोशनल चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, देखिए हमारे साथ हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, या फिर कभी कभी हमारे साथ इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं, तो काफी लोग इसे समझ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। और कुछ लोग इस बिहेवियर को, इस मनोदशा को समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोरोना बहुत जो पैंडेमिक हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड ने जो फेस किया, सब लोग उसके शिकार हुए हैं। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, देखिए डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज है, एंजाइटी एक बहुत अलग चीज है। एंजाइटी एक छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें एंजाइटी हो जाती है। डिप्रेशन इज लाइक कि जब कोई क्रॉनिक क्रॉनिक चीज, मतलब एंजाइटी आपका बहुत टाइम तक, एक ही टाइम तक बना हुआ है, तो तब वो डिप्रेशन में पहुंचता है। लेकिन डिप्रेशन के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जब एक ही पैटर्न हम जब बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब रही बात ड्रग्स की, जैसा आपने बोला कि जो बच्चे या जो एडल्ट है उनको डिप्रेशन होता है तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि हो सकता है वो दवाई ऐसे ले रहे, इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जो एडिक्टिव हो गए हैं, या फिर उनके कॉन्टेक्ट ऐसे बनते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आज अगर मैं भी डिप्रेशन में हूँ, तो शायद मैं ड्रग्स लेने का नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जो लेता है, और मैंने उसे देखा नहीं है कि हाँ ये इससे मुझे एक इलाज मिल रहा है या इससे मुझे खुशी मिल रही है। क्योंकि जो उसमें डोपामाइन होता है वो क्या करता है, आपको एक तरह की खुशी देता है कि आपके ना बैलेंस बना देता है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है उस ड्रग्स को लेकर। तो जब तक आपके कांटेक्ट में ऐसा नहीं है, आपने उसे कहीं देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप उसकी रीच नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात कोरोना की, तो काफी लोगों ने उसको बैलेंस किया है और उससे उभरे भी हैं और अब अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। तो सहानी जी, आप मुझे ये बताइए, क्या हम स्मोकिंग को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं? देखिए इसके स्मोकिंग। अंदर स्मोकिंग, हाँ इसके अंदर स्मोकिंग, ड्रग्स, तंबाकू और भी बहुत सारे नशा होते हैं जो देखा गया है छोटी छोटी जगहों पे बहुत होते हैं। तो इसके परसेंटेज जो हमारे इंडिया में है, ये छोटी छोटी जगहों पर, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है। और लोगों का जो माइंडसेट है लाइफ की तरफ, वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ के लोगों का, जैसे आपने देखा होगा, रूरल एरियाज में लोग आते हैं, अपने पैसा कमाते हैं, उतना ही कमाते हैं, फिर शराब पीने लगते। तो ये स्मोकिंग भी उसी पैटर्न में हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो ड्रग्स है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये एक ही तरह के पैटर्न है। क्योंकि हम जब जब भी किसी चीजों से अडेप्टिव हो जाते हैं, तो जी। डेफिनेटली नशे में ही आ जाता है हमारा। जी। तो आप एंड में सबको क्या राय देना चाहेंगे कि वो ऐसे दलदल में ना फंसे, जो खास तौर पे युवाएं हैं आज के? देखिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आपके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप किसी ऐसे इमोशनल चीज़ों से गुजर रहे हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और आप किसी चीज़ के अडिक्टिव हो रहे हैं, आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव किसी चीज़ को फोर्स करने के लिए बोल रहा है कि आपको ऐसा नशा करने से आप इससे आप मुक्ति पालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शॉर्ट टर्म इलाज तो किसी का होता नहीं है। इस सिलसिले में अगर आपको इस तरह की कोई चीजें फेस हो रही है, तो प्लीज आप अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स या किसी ऐसे से कंसल्ट कीजिए जिसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। शॉर्ट टर्म तरीका अपनाना कोई इलाज नहीं है किसी भी चीज का, और हर एक चीज करने में, किसी भी इलाज को खत्म करने में, प्रॉब्लम को खत्म करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो शॉर्ट टर्म ना अपनाएं और हेल्दी लाइफ को फॉलो करें और अच्छी चीजों को फॉलो करें। मैं आपका मैम बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हमसे, हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और इसी के साथ आपने अपना कीमती वक्त भी हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू आरुषि, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप सभी लोग इस चीज को फॉलो करें और एक हेल्दी रूटीन को साझा करें। मुझे आशा है कि हमारे सारे दर्शकों को बहुत मदद मिली होगी आज के हमारे टॉक शो से।
इसी के साथ नए टॉक शो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।